ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19, लास्ट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट चल रहा था, उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के जो सम्स हैं वो मैं आपको करवा रहा था। ठीक है, अब उसमें एग्जाम्पल 18 लास्ट मैंने आपको करवाया था। अभी एग्जाम्पल 19 जो है वो मेरे को अभी कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है जो कि नॉर्मल सम्स में दिया हुआ होता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको देंगे, इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी सब दिया हुआ है, एसेट वगैरह भी दिया हुआ है, एंड नोट्स टू अकाउंट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, एंड नीचे एक नोट में लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2021 एंड 2020 वर 1,60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है। नॉर्मल क्वेश्चन दिखने में कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। आपको बैलेंस शीट देंगे एंड आपको उसके नीचे कुछ नोट्स देंगे। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा होता है। अब फिलहाल इस क्वेश्चन में तो पूरा सम नहीं करना है, इस क्वेश्चन में तो ये बोला हुआ है कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो हम फिलहाल तो वही फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये रहा, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन दिया हुआ है, एंड फिर आपको तीन चीजें दी हुई है। तीसरी चीज आपको दी हुई है सरप्लस इन बैलेंस ऑफ इन सरप्लस इन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो यहाँ पे लिखूंगा क्लोजिंग सरप्लस। जैसे मैं डेली आपको सम्स करवा रहा हूं, अभी यहाँ पे लिखूंगा क्लोजिंग सरप्लस ऑफ P&L। आपको फुल फॉर्म लिखना है, उसमें से हम माइनस करेंगे लेस ओपनिंग सरप्लस ऑफ P&L। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो 31,320 है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो लास्ट ईयर की अमाउंट है, एंड 31,321 वाला जो है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है या करंट ईयर की अमाउंट है। अब यहाँ पे जो सरप्लस आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग वाला सरप्लस आपको दिया हुआ है 1,70,000, ओपनिंग वाला सरप्लस आपको दिया हुआ है 1,10,000। तो ये हो जाएगा 1,70,000 में से 1,10,000 जो है वो हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 आउटर कॉलम। इसके बाद यहाँ पे हम जो चीजें ऐड करते हैं डेली वो हम यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है। अब जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व पहले था जनरल रिजर्व 2,10,000 एंड अभी जो जनरल रिजर्व है वो हो गया 2,75,000। ओके, तो जनरल रिजर्व की वैल्यू बढ़ गई। 2,75,000 में से 2,10,000 जो है वो माइनस करेंगे तो जनरल रिजर्व की जो वैल्यू है 65,000 रुपीज बढ़ गई। तो जब भी हम कोई भी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं, ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ गई है रिजर्व की क्योंकि हमने पैसा ट्रांसफर किया होगा। तो ये जो पैसा हमने ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। किसी भी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करो वो हम यहाँ पे ऐड ही करेंगे। 65,000 रुपीज हमने ऐड किया, वो यहाँ पे होगा प्लस। ओके, उसके बाद दूसरा यहाँ पे आपको दिया हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है, पहले वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। अब पहले वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है वो था 2 लाख। अभी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो गया 2,50,000। मतलब यहाँ पे भी 50,000 रुपीज जो वैल्यू है वो बढ़ गई। अब वर्कमैन कंपेंसेशन की वैल्यू 50,000 रुपीज क्यों बढ़ गई? ऑब्वियसली हमने पैसा ट्रांसफर किया होगा, तो वापस मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ WACF। अब इसमें जो अमाउंट हमने ट्रांसफर किया वो है 50,000, वो भी यहाँ पे प्लस होगी। उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अगर आप देखो तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया हुआ है। इसमें आपको दो प्रोविजन फॉर टैक्स दिए हुए हैं। एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1,50,000, एक आपको दिया हुआ है 1 लाख। अब ये जो 1 लाख है ये पुराने साल का है और ये जो 1,50,000 है ये करंट ईयर का है। रूल जो है वो हमेशा मैं रोज आपको ये याद दिलाता हूँ, रोज सम्स में आता ही है। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। बहुत बेसिक सा रूल बोलो, ट्रिक बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। प्रपोज्ड डिविडेंड हमें चाहिए लास्ट ईयर का। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, एंड जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स वो हमें चाहिए करंट ईयर। अब ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये 1 लाख रुपीज पिछले साल का है, 1,50,000 रुपीज करंट ईयर का है। तो जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो मैं यहाँ पे प्लस करूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स ये आपको दिया हुआ है 1,50,000, वो यहाँ पे होगा प्लस।
बाकी जो दूसरा 1 लाख रुपीज है जो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स है, ऑब्वियसली वो पिछले साल का टैक्स हम इस साल पे करेंगे, तो ये जो 1 लाख है ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, लास्ट वाली जो अमाउंट है उसमें माइनस होगा, मतलब जितना इनकम टैक्स हम पे करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में से माइनस करते हैं। अभी ये 1 लाख हमारे कोई काम करिए। इसके बाद आपको नोट में यहाँ पे दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/21 एंड 2020 और 1,60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आपको दो डिविडेंड दिए हुए हैं, एक आपको 21 का डिविडेंड दिया हुआ है 1,60,000, 21 का जो डिविडेंड है, बहुत चालाक है लोग, नया डिविडेंड आपको पहले दिया हुआ है 1,60,000 आपको करंट ईयर का दिया हुआ है, एंड 31/3/2020 का जो डिविडेंड है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 80,000। हमें प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये 1,60,000 पहले लिखा हुआ है मतलब पिछले साल का होगा, उल्टा जानबूझ के उल्टा करके दिया है। ये 80,000 रुपीज है, ये हमारा प्रपोज डिविडेंड है पिछले साल का, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रपोज डिविडेंड। एंड ये जो प्रपोज डिविडेंड है यहाँ पे मैं 80,000 रुपीज जो है वो प्लस करूंगा, ये पिछले साल का डिविडेंड है वो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। इसके बाद मैं बैलेंस शीट में देख लेता हूँ, एक्चुअल में हमारे कोई काम की नहीं है फिलहाल। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो हो चुका है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वो भी हो चुका है जो प्रोविजन फॉर टैक्स था, नॉन करंट एसेट वगैरह, करंट एसेट वगैरह। फिलहाल इन शॉर्ट ये जो बैलेंस शीट उन्होंने दी हुई है वो मेरे कोई काम की नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ फाइंड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एंड एक्चुअल में यूज की हमने इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल में हमने यूज की रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड शेयर कैपिटल की हमने यूज नहीं की, सॉरी, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसकी हमने एक तरीके से इन्फॉर्मेशन यूज की, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। अब यहाँ पे प्लस माइनस कर लेते हैं, तो 60,000 प्लस 65,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 80,000, तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है 4,05,000 रुपीज, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दी हुई थी, एग्जाम्पल 19 है। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे ही चैप्टर इजी होगा, क्योंकि आपको रूल्स जो है वो याद होने शुरू हो जाएंगे, और ये उसका सिंपल सा आंसर है, और ये रूल्स मैं रोज याद दिलाऊंगा आपको, चिंता नहीं करो। तो इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, एक और एग्जाम्पल नंबर 20, सेम वही क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करो। सबसे पहले यहाँ पे आपको सरप्लस दिया हुआ है, क्लोजिंग वाला ओपनिंग वाला, मैं यहाँ पे लिखूंगा सरप्लस, यहाँ पे मैं लिखूंगा सरप्लस या क्लोजिंग सरप्लस ऑफ पीएनएल, उसमें से हम ओपनिंग सरप्लस ऑफ पीएनएल जो है वो माइनस करेंगे। ओके हाँ, अब यहाँ पे क्लोजिंग वाला आपको दिया हुआ है 1,18,000, उसमें से 50,000 जो है वो माइनस करेंगे, तो आउटर कॉलम में 1,18,000, उसमें से 50,000 जो है वो मैं माइनस कर दूंगा, तो बाकी यहाँ पे 68,000 जो है वो आउटर कॉलम में आ रहा है। इसके बाद जो हमारे अब नॉर्मल एक्सपेंसेस या जो इनकम से यहाँ पे दिया हुआ है वो सब प्लस करते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का ही चाहिए, वो आपको दिया हुआ है 36,000, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर, इसकी अमाउंट आपको यहाँ पे दी हुई है 36,000, वो मैंने यहाँ पे प्लस कर दी। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का ही चाहिए जितना हमने पे किया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 45,000 जो हमने पे किया। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व भी हम यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व वो भी यहाँ पे प्लस होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व की अमाउंट है 50,000, वो भी यहाँ पे प्लस होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का प्रोविजन दिया हुआ है, वो भी मैं यहाँ पे प्लस करूंगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर कभी कभी टैक्सेशन लिखा हुआ होता है, दोनों सेम ही, ये हमेशा हमें करंट ईयर का ही चाहिए। इसकी जो अमाउंट है यहाँ पे आपको दी हुई है 75,000।
इसके बाद आपको दिया हुआ है रिफंड ऑफ टैक्स। अब एक्चुअल में रिफंड फॉर टैक्स जो है वो इनकम होती है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मैं बना देता हूँ। अब नॉर्मली इनकम जो है वो हम प्लस करते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे क्योंकि हमें उल्टा कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स चाहिए, तो जो इनकम टैक्स का रिफंड हमें मिला वो हम यहाँ से माइनस करेंगे। वहां पे लिखूंगा इनकम टैक्स रिफंड, उसकी जो अमाउंट है वो माइनस होगी। कितनी इसकी अमाउंट आपको दी हुई है, 1500 रिफंड आया, तो वो 1500 जो है वो यहाँ से माइनस होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, ये हमारा अबनॉर्मल लॉस है। अबनॉर्मल लॉस भी हम यहाँ पे प्लस करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, ठीक है, ये हमारा अबनॉर्मल लॉस है। अबनॉर्मल लॉसेस जो है वो हम यहाँ पे प्लस करते हैं। ओके, इसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपको दी हुई है 1 लाख रुपीज। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर द अबव लॉस, मतलब जो 1 लाख रुपीज का लॉस हुआ इसमें से हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला 50,000 का। आप देखो ध्यान दो, दो चीजें हैं, एक होता है इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, हमने कितना क्लेम किया, एंड हमें कितना क्लेम रिसीव हुआ, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, दोनों अलग अलग बातें, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा इंश्योरेंस जो है हम कितना क्लेम करते हैं एंड फिर इंश्योरेंस कंपनी कितना हमें पे करती है वो अलग बात है। इंश्योरेंस हमने कितना क्लेम किया, हमने कितना पैसा मांगा, ये हमारे कोई काम का नहीं, पर हमको कितना इंश्योरेंस मिला ये हमारे काम का है, ठीक है। ये अमाउंट जो है दिस विल बी, या मैं थोड़ा और डिटेल में लिखूं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये जो है ये एक अबनॉर्मल इनकम है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में अगर मैं बताऊं, टेक्स्ट बुक की भाषा में बोलूं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के दो इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहला फर्स्ट इफेक्ट जो है वो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इनकम है तो हमने पहले प्लस किया होगा, अभी क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स चाहिए तो उल्टा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस करेंगे इस वर्किंग नोट में, लेस फ्रॉम वर्किंग नोट। अच्छा, दूसरा जो इसका इफेक्ट होगा वो हमारा फॉर्मेट में होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये जो इनकम है वो हम प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऐड इन ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑपरेटिंग इनकम्स में लास्ट में प्लस करेंगे एंड जो वर्किंग नोट है यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इसकी जो अमाउंट आपको यहाँ पे दी हुई है वो आपको दी हुई है 50,000। ये 50,000 जो है वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। हाँ, अब बाकी सब प्लस माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6,80,000। ये मैंने तो फॉर्मूला लगा दी डायरेक्टली, इसका आंसर आ रहा है, ओके नहीं आ रहा है, मैन्युअली करना पड़ेगा ऐसे कोई। एक और 6,80,000 आ गया, परफेक्ट। तो ये सब प्लस माइनस मैंने कर दिया, तो इसका आंसर आ रहा है 3,22,500 रुपीज। ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। ये आपका एग्जाम्पल 20 है उसका क्वेश्चन, एंड ये उसका आंसर। ये एक्चुअल में वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट में आप ऐसा फॉर्मेट वगैरह बनाओ नहीं बनाओ तो चले, पर अगर आपको अलग से सम दें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लाइंस वगैरह बनाओ, फॉर्मेट वगैरह बनाओ, ठीक है। ये आपका सम कंप्लीट हो गया। ये रूल है, लिखो, आगे काम आएगा। लॉन्ग सम्स में जब ऑपरेटिंग के कराऊंगा तब ये काम आएगा। ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 20 जो है वो जस्ट मैंने भी आपको कराया, आई होप आपने लिखा होगा। इसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 21 दिया हुआ है, उसमें सेम टू सेम सब कुछ सेम ही है, उसमें मुझे कुछ न्यू नहीं सिखाना है। ये टेक्स्ट बुक मेरे पास ही है अभी। एग्जाम्पल नंबर 21 में कुछ न्यू नहीं है, सिर्फ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो हम ऐड करेंगे, बस जैसे हम नॉर्मली यहाँ पे ऐड करते हैं। ये रूल्स में मैंने पहले से आपको लिखा दिया, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पे ऐड वाली अमाउंट्स के साथ ऐड करेंगे। उसमें और कुछ यहाँ पे न्यू जो है वो नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है।
तो एग्जाम्पल नंबर 21 जो है वो अपने आप सॉल्व करना खुद से, ठीक है। एंड इसके बाद एक सम या एक दो सम मैं और कराऊंगा, ठीक है। एंड फिर मैं डायरेक्टली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो फॉर्मेट है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो सम्स हैं, मैं वो स्टार्ट करा दूंगा। मतलब अभी इसमें मुझे और कुछ आपको नहीं सिखाना है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब मैं डायरेक्टली, चलो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले सम्स जो है वो स्टार्ट करवाता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले सम्स का एक फॉर्मेट जो है वो मैं पहले आपको बताऊंगा। वो फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए। वो फॉर्मेट आपको लर्न होगा, उसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले जो सम्स है वो सॉल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दो। अब ये जो मैं फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको अभी अपने रूल्स वाले पेजेस में जाके लिख लेना है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। सेम टू सेम डिट्टो कॉपी एक पेज का ये जो फॉर्मेट है वो बनना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एड नॉन कैश एक्सपेंस लेस अदर इनकम्स ऑफ अदर एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें इंक्रीज डिक्रीज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, लेस इनकम टैक्स पेड, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एंड लास्ट में आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर इसमें बहुत सारी चीजें तो पता ही नहीं चली हमको। मेरे को पता है। मैं ये जो पूरा फॉर्मेट है ये आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। पहले मेरे को चाहिए कि आप ये फॉर्मेट जो है वो बना लो, यानी फॉर्मेट लर्न कर लो, ठीक है। सेम हर एक लाइन जैसे मैंने लिखी है वैसे, क्योंकि पूरे चैप्टर में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का यही फॉर्मेट यूज होने वाला है। अब इसकी एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा, चिंता नहीं करो। क्यों प्लस करते हैं, क्यों माइनस करते हैं, विथ एग्जाम्पल सब मैं आपको समझाऊंगा। पहले मेरे को ये चाहिए कि जो फॉर्मेट है ये आपका लर्न किया हुआ हो, ठीक है। मैंने वापस से स्क्रॉल कर दिया एक बार। सेम जैसे मैंने बनाया वैसे ही आपको बनाना है। एक भी लाइन ऊपर से नीचे नहीं होनी चाहिए। एक पेज का ये फॉर्मेट जो है वो बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं मिलूंगा तब ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम इसके सम्स जो है वो स्टार्ट करेंगे।